हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में सीखेंगे जिसके अंदर एक बार पैसा लगा करके हम एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। और इसके अंदर वो एसबीआई का कौन सा फंड है उसकी बात करेंगे। इसके अंदर कितना बड़ा फंड है, इस म्यूचुअल फंड के अंदर बेसिकली कितना बड़ा पैसा लगा रखा है, कितना बड़ा फंड है और इसके अंदर रिस्क कितना है, इसके अंदर एसआईपी करना चाहिए या फिर लमसम करना चाहिए, इनका क्या डिफरेंस रहता है और कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ में हम ये बात करेंगे कि बार बार ना ही पैसा डालने का झंझट रहेगा, ना ही मंथली आपको एसआईपी करनी है, यानी कि इस फंड के जरिए आप एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के अंदर। यानी कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और साथ में ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपसे एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा, देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना रिस्क के अधीन होता है, यानी कि म्यूचुअल फंड इज सबसे टू मार्केट रिस्क। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तभी आपको इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर करना चाहिए, नहीं तो आपको म्यूचुअल फंड से दूरी बना करके रखनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप थोड़ा रिस्क लेते हैं तो आपको डेफिनेटली आपको प्रॉफिट्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, एसबीआई म्यूचुअल फंड की हम बात कर लेते हैं तो ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, यानी कि जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर और वो भी एसबीआई के, तो एसबीआई के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर डालते हैं तो यहाँ पे एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है कि भाई बहुत बड़ी बैंक है, बहुत बड़ा इसका लोन सेक्शन अलग से है, बहुत बड़ा कारोबार है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिपार्टमेंट है। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो एएमसी की बात आ जाती है, इनकी असेट मैनेजमेंट कंपनी, तो यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है कि भाई एसबीआई के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि एसबीआई के अंदर क्या रहता है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। हालांकि ये जो भी हम इसके अंदर वीडियो के अंदर आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे वो पास्ट यानी कि हिस्ट्री के बेसिस पे होगी और फ्यूचर में परफॉर्मेंस कैसी रहेगी ये फ्यूचर में ही मालूम पड़ पाएगी, ठीक है ना। कोई गारंटी नहीं होती है कोई रिटर्न की, ठीक है। चलिए, तो एसबीआई यानी कि इंडिया का नंबर 1 म्यूचुअल फंड हाउस कह सकते हैं इसको हम। टोटल इसके अंदर जो एयूएम है यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि 12.6 लाख करोड़, 12.6 लाख करोड़ के करीब क्या है फंड को मैनेज कर रहे हैं। ये इतना पैसा मैनेज कर रहे हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड के जरिए और करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट का ट्रस्ट है। तो बहुत सारे करोड़ों लोगों ने क्या किया है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसका भी यहाँ पे क्या ट्रस्ट बनता है भाई कि अगर मान लीजिए लाखों करोड़ों लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसके अंदर, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर, तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ खास बात होगी, इसलिए लोगों ने इस पर विश्वास बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो जो फंड की बात कर रहे हैं वो कौन सा म्यूचुअल फंड है, देखिए म्यूचुअल फंड है एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, यानी कि जो पैसा आपका बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाता है और जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं वहाँ पैसा आपका इन्वेस्ट होता है, वो आपका एसबीआई का फंड है ये वाला। अब देखिए यहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी देश की जो कहते हैं बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन कहते हैं, वो बैंकिंग सेक्टर होता है। बैंकिंग सेक्टर अगर देखिए हम 2047 तक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर बैंकिंग सेक्टर अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो विकसित भारत की कल्पना करना ही बेकार है। यानी कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है आने वाले समय के अंदर, और जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं उसके अंदर भी काफ़ी पोटेंशियल है। तो इसलिए आपका अगर पैसा लगाना चाहते हो इस म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप जो सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं आप उनसे भी कंसल्ट कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए, जो कि हम आपको एजुकेट करते हैं, आप चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, हम आपको यहाँ पे ओवरव्यू बताएंगे क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, ठीक है ना। डिसीजन आपको लेना है। तो यहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस का म्यूचुअल फंड है ये, और फंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये सेक्टर स्पेसिफिक है। सेक्टर यानी इक्विटी का सेक्टर स्पेसिफिक, यानी कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं वहाँ उन जैसी कंपनी में पैसा लगता है। और इसका जो एयूएम है लगभग 1100 करोड़ का एयूएम है, यानी कि 1100 करोड़ का किसका क्या है एयूएम है, यानी कि इतना पैसा इन्वेस्टर्स ने लगा रखा है। और इसकी एनएवी की बात कर ले तो एनएवी देखिए कम ज़्यादा होती रहती है डे बाई डे, क्योंकि डेली इसकी लेटेस्ट एनएवी आती है जब भी मार्केट ओपन होता है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.72% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। जो ये डेटा है ना थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कि हो सकता है वीडियो आप लेट देख रहे हो, तो ये डेटा आप वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट ऐप के अंदर जाकर के। और यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर बेंचमार्क की बात करें, यानी कि इस फंड का, ये फंड किस बेंचमार्क को फॉलो करता है, तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को, टीआरआई को क्या करता है, फॉलो करता है। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो 30 दिन के अंदर यदि आप पैसा निकालते हैं, आपने पैसा लगा दिया और 30 दिन के पहले पैसा निकालते हैं तो 0.5% का एग्जिट लोड लगता है। और 30 दिन के बाद में अगर पैसा निकालते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड आपको नहीं देना होगा, ठीक है। रिस्क लेवल की बात कर लेते हैं तो वेरी हाई रिस्क की, ये वेरी हाई रिस्क क्या है, अगर वेरी हाई रिस्क की कोई फंड होता है तो वहां पर आप दो चीज़ें होती हैं, या तो आप रिस्क टेकर हैं तभी पैसा लगाइएगा, साथ में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो वो आपका रिस्क भी कवर हो जाता है, ठीक है ना। हाई रिस्क क्यों होता है, देखिए बैंकिंग सेक्टर है, सीधी सी बात है, बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा उछाल देखने को मिलता है जब भी मार्केट क्रैश करता है या मार्केट मतलब इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पर कोई घटना घटती है तो यहाँ पे भी उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है, यानी कि इसके अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। सेक्टर फंड है तो लॉन्ग टर्म के लिए ही बेस्ट रहता है। देखिए सेक्टर वाइज जो भी फंड होते हैं ना, आप सेक्टर वाइज फंड में किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म लेके करिएगा, अगर शॉर्ट टर्म में कराएंगे तो फंस जाएंगे। कोई सेक्टर क्या होते हैं, मान लीजिए कोई सेक्टर स्पेसिफिक सेक्टर है, 5 साल तक चल गया, फिर अगले 5 साल तक सुस्त रहेगा, या अभी 5 साल तक नहीं चला है तो अगले 5 साल के बाद में चलेगा वो फंड। तो इसलिए आपको लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा लगाना है, तभी सेक्टर फंड को चूज करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर आप 500 रुपये पर महीने से स्टार्टिंग कर सकते हैं लमसम की, और SIP की, और लमसम करना है तो 5000 रुपये आप लमसम कर सकते हैं, और मैक्स लिमिट इन्वेस्टमेंट की कोई नहीं है, आप कितना भी पैसा इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अब SIP क्या होती है इसको समझ लेते हैं। देखिए हर महीना आपके अकाउंट से फिक्स अमाउंट जो आप चाहते हैं वो कटेगा और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा, और ये आप जितने लंबे समय तक करते रहेंगे आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, और यहाँ पे मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे हो आपकी SIP कंटिन्यू चलती रहती है, और वहाँ पर आपको एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि SIP कब करनी चाहिए, तो आप SIP कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे SIP के अंदर आपको एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है, बेनिफिट जिसको हम कहते हैं एवरेजिंग, मतलब रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है, और मार्केट टाइमिंग का स्ट्रेस नहीं रहता है। जब SIP करते हैं तो हमें ये नहीं देखना पड़ता अरे मार्केट ऊपर है या नीचे है, जस्ट SIP ऑटोमेटिकली आपकी हर महीना चलती रहती है, ठीक है। बिगनर के लिए बेस्ट होता है और डिसिप्लिन मेथड होता है। जो बिगनर्स होते हैं या आपके जीवन के अंदर डिसिप्लिन की कमी है तो आप SIP कीजिए। इससे SIP से क्या होता है, डिसिप्लिन के साथ में आप हर महीना आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, आप पैसे को तैयार रखेंगे SIP, क्योंकि SIP को पैसा कटना होता है, इसलिए तो डिसिप्लिन बनता है लाइफ के अंदर, ठीक है। लमसम क्या होता है, एक साथ एक बड़ा अमाउंट हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। बेटर कब रहता है, जब मार्केट रिलेटिवली स्लो होता है। तो जब मार्केट रिलेटिवली, जैसे कि रिलेटिवली का मतलब ये है कि मार्केट ही चल रहा था और फिर मार्केट थोड़ा यहाँ पे आ गया, तो आप यहाँ पे करते हैं, मार्केट बाकी दिनों के मुकाबले थोड़ा नीचे होता है तब इन्वेस्टमेंट करते हैं लमसम, तो ये बेटर रहता है, ठीक है। तो इन्वेस्टर को मार्केट को समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जब भी आप लमसम करते हैं, सॉरी मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, सॉरी माफ चाहूँगा, फ्लो में बोल जाते हैं हम कभी कभी। लमसम जब करते हैं ना तो मार्केट को आपको आना चाहिए, थोड़ा सा मार्केट को देखना आना चाहिए कि मार्केट बेसिकली चल कैसा रहा है। SIP नो डाउट आंख बंद करके भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग लग जाती है। लमसम में आपको मार्केट को थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए, और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के साथ रिस्क ज़्यादा होता है। सो शॉर्ट टर्म के लिए आपको कभी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और करते हो तो आप पहले ही सोच लीजिए कि आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, ठीक है। चलिए, एक्सपीरियंस प्लस पेशेंस जरूरी होता है। देखिए लमसम करना है तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसलिए होना चाहिए कि मार्केट में पैसा कब लगाना है लमसम वाला, और पेशेंस इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर मार्केट अभी इन्वेस्ट करने का मौका नहीं है तो बैठिए, पेशेंस के साथ उस पैसे को तैयार रख के बैठिए, और जैसे ही मौका आ जाता है पैसा लगा दीजिए। साथ में उस पैसे को लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बनाए रखना है, इसलिए भी हमें क्या करना है, उस पर पेशेंस बहुत जरूरी होता है। अब SIP वर्सेस लमसम की बात कर लेते हैं। तो देखिए रेगुलर इनकम नहीं है, जिनकी रेगुलर इनकम नहीं है उनके लिए लमसम ठीक रहता है, और जिनकी रेगुलर इनकम है उनके लिए SIP ठीक रहता है। ये भी एक फंडा होता है कि भाई मैं हर महीने कमाता हूँ तो अपना एक उसमें से कमाई में से कुछ हिस्सा SIP में कर दूंगा, और मेरी अगर हर महीने की कमाई नहीं होती है तो फिर तो करना ही बेकार है SIP, फिर तो लमसम करिए, बेटर है कि जब भी पैसा आ जाता है इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। एक साथ पैसा अवेलेबल हो और एक्सपीरियंस हो तो लमसम करना पॉसिबल होता है, ठीक है। और दोनों ही गलत हैं ऐसा भी नहीं है, समय और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नीड के हिसाब से हम चूज करते हैं चीज़ों को, और सिचुएशन और इन्वेस्टर पर डिपेंड करता है कि भाई हमारी सिचुएशन क्या है इस समय पर, ठीक है ना। तो किसी के लिए SIP बढ़िया है, किसी के लिए लमसम बढ़िया है, तो डिपेंड करता है टोटली हमारे ऊपर ही। अब फंड का पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं, तो कहाँ पैसा लगा है। अब हम इस SBI बैंकिंग एंड फाइनेंस फंड की बात कर लेते हैं, तो 97% इक्विटी एक्सपोजर ले रखा है, यानी कि 97% फंड का 1100 करोड़ थे ना फंड साइज, उस 1100 करोड़ का फंड साइज का इस 97% पैसा कहाँ लगा है, शेयर मार्केट में। उसमें से भी जो मेजर फोकस कंपनियां क्या है, प्राइवेट बैंक है, PSU बैंक है, NFSC है और इंश्योरेंस कंपनी है, इनके अंदर पैसा लगा हुआ है। टॉप होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व और SIB के अंदर, SBI के अंदर काफ़ी पैसा लगा रखा है, जो कि टोटल स्टॉक की बात कर लेते हैं 35 to 46 स्टॉक है, ठीक है। पास्ट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं,
कि इस फंड ने पिछले 10 साल के अंदर परफॉर्मेंस कैसी दी है, तो वो बात कर लेते हैं। पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 26% के अराउंड है, लास्ट के 3 साल का देखेंगे तो 22% के अराउंड रिटर्न है, और अगर पिछले 5 साल की बात करेंगे तो 16% का रिटर्न है, पिछले 10 साल की बात करेंगे तो 18% का रिटर्न है, और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ 2013 से अभी तक बात करेंगे तो 19% के अराउंड रिटर्न है इसके अंदर। SIP कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। अगर 1000 रुपये हर महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी कितनी वेल्थ बन सकती है। तो देखो मैं यहाँ पे SIP कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखाने का प्रयास करूंगा, लेकिन जो भी मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा ये पास्ट के डेटा के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। या अब ऐसे ही रिटर्न आगे भी मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम आपको एक और चीज़ थोड़ा सा बताना प्रयास करेंगे कि हमें यहाँ पे पिछले 10 साल के अंदर रिटर्न कितने मिले हैं SIP के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर 19% मिले लगभग, है ना। लेकिन हम इतने से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। हम कैलकुलेशन वो करेंगे जो हमें ऐसा लगे कि भविष्य में हमें इतना मिल जाए, यानी कि 12% के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, और हम 1000 रुपये की SIP कर रहे हैं हर महीना, ठीक है। 1000 रुपये की SIP और 12% के हिसाब से लेके चल रहे हैं। देखिए हमें ज़्यादा लालची नहीं होना है, हमें 12% लेके चलना है, और अगर हमें भविष्य में जैसा कि इस फंड के अंदर मिला है, नो डाउट मिला है, लेकिन अगर अच्छा मिल जाता है 12 से ज़्यादा 15, 16, 17, 18 तो अच्छी बात है ना, लेकिन हमें 12% से कैलकुलेशन लेके चलते हैं, ना ही लालची होना है हमें, ठीक है ना। देखिए किसी भी चीज़ के बारे में ये बात बोली जाती है ना कि ज़्यादा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, फ़ायदा ही है ना। चलिए अगर आप 1000 रुपये हर महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं 12% के हिसाब से, अगर आप 10 साल तक करते हैं तो 1,20,000 आपके टोटल आपके पास से गए इन्वेस्ट होने के लिए, और 1,04,000 रुपये समथिंग आपके पास इसके गेन हो जाएगा, आपको फायदा हो जाएगा। टोटल जो वेल्थ होगी 2,24,000 रुपये समथिंग हो जाएगी। अब यही चीज़ आपने 20 साल तक करी तो 20 साल में आपके 2,40,000 के 6,89,000 समथिंग हो जाएंगे, यानी टोटल करीब 9.25 लाख रुपये की आपकी वेल्थ बन जाएगी, ठीक है। यही चीज़ अगर 30 साल के लिए की तो 3,60,000 आपके जमा हुए, 27 लाख की वेल्थ आपकी बन सकती है, सॉरी गेन हो सकता है। आपकी जो टोटल कॉर्पस या वेल्थ बनेगी वो 30 लाख 31 लाख समथिंग बन जाएगी। अब यही चीज़ आपने 40 साल करी तो आपके पास 97 लाख रुपीज़ आपके पास हो सकते हैं, अगर ये 12% मिलती जाए तो। अगर 12% में यहाँ पे कर देता हूँ 15%, जो कि नॉर्मली हमें पास्ट के परफॉर्मेंस के साथ मिले हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे सीधे 2 करोड़ कहाँ 97 लाख रुपीज़ मिल रहे थे, अब 2 करोड़ 30 लाख भी मिल जाएंगे। तो जो भी आपको इंटरेस्ट अगर बढ़ के मिल जाता है तो फायदा ही है ना, क्या दिक्कत है, लेकिन 12% मिल जाए दैट्स इनफ। लमसम की बात कर लेते हैं तो लमसम में मान लीजिए अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिए, कितने 10,000 रुपये अगर आपने एक साथ लगा दिए और 15% की कंपाउंडिंग के हिसाब से आपको पैसा मिलता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको 15 साल के अंदर जो आपका पैसा हो जाएगा वो करीब 81,000 हो जाएंगे, 10,000 के 81,000 हो जाएंगे समथिंग, और आपके 20 साल के अंदर आपके 1,63,000 हो जाएंगे, और वही आपके 30 साल के अंदर लगभग हो सकते हैं वो आपके 6,62,000, यानी 10,000 के 6,62,000, यानी एक बार लाख एक छोड़ दीजिए, ठीक है ना। और 40 साल के अंदर 26 लाख समथिंग हो सकते हैं। देखिए 10,000 के 26 लाख भी हो सकते हैं 40 साल के अंदर, यानी कि ये बेसिकली म्यूचुअल फंड का फायदा होता है। लेकिन ये जो आपको मैंने रिटर्न कैलकुलेट करके दिखाया है ना, ये पास्ट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही है, और पास्ट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे यहाँ पे अच्छे हैं 16%, 18%, लेकिन फ्री मैंने आपको 12 या 15% के हिसाब से कैलकुलेशन करके दिखाई है। मेरा उद्देश्य आपको सिखाना, एजुकेट करना, ठीक है ना। आपको लालच नहीं देना है कि मैं 19% के हिसाब से आपका कैलकुलेशन करके दिखा दूं कि ओ इतना पैसा बनेगा, ठीक है ना। नो डाउट बनता है, लेकिन हमें रिस्क को भी ध्यान में रखना चाहिए कि बेसिकली रिस्क भी इसके अंदर होता है, और जो रिस्क टेकर होते हैं वही बेनिफिट उठा सकते हैं। आप कहेंगे भैया मेरे को रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, तो फिर आप प्रॉफिट भी बुक नहीं कर पाओगे, प्रॉफिट भी नहीं कमा पाओगे लाइफ में, ठीक है ना। चलिए हमने SIP का कैलकुलेशन करके वो दिखाई दिया, लमसम कैलकुलेशन करके आपको दिखाई दी 10,000 के हिसाब से 12 कितना परसेंट बन जाएगा, मैंने 15% लेके बताई थी। और अगर आप खुद से करना चाहते हैं कि 12% के हिसाब से 15% के हिसाब से, तो खुद भी आप SIP कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए ब्राउजर के अंदर और खुद भी थोड़ा सा R&D करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब बिगेस्ट अर्निंग क्या होती है, बिगेस्ट लर्निंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए SIP इक्वल्स टू डिसिप्लिन प्लस टाइम, डिसिप्लिन प्लस टाइम, इस चीज़ को कंसेप्ट को दिमाग में बिठा लीजिए। SIP मतलब कि डिसिप्लिन, यानी कि आपको लगातार एक लंबे समय तक आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और टाइम का फंडा इसलिए आ रहा है कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है आपको रिटर्न अच्छे मिल जाते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको 10 साल के अंदर मात्र कितना मिल रहा था, 10,000 का 40,000, ठीक है ना। 10,000 का 40,000 हुआ 10 साल के अंदर, लेकिन यही पैसा अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर दिया तो 26 लाख भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये फंडा होता है कि डिसिप्लिन टाइम के साथ चलते हैं आप, तो एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छी खासी कैपिटल आप बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। लमसम का मतलब क्या होता है, टाइमिंग प्लस पेशेंस।
लमसम के लिए आपको टाइमिंग का वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं लमसम की आंख बंद करके आज इन्वेस्ट कर दिया या 1 महीने बाद बंद इन्वेस्ट कर दिया। लमसम के लिए माहौल देखिए, समय देखिए, कैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, निफ्टी 50 ने ओपन कर लिया है और पिछले अगर 5 साल की बात कर लेते हैं तो ये 5 साल का ग्राफ है। जो माहौल चल रहा है आप देखेंगे उससे नीचे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ चल रहा है यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ चल रहा है यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि जो साइमल्टेनियस जो चीज़ चल रही होती है ना उसके नीचे, उसके लो पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं नियर बाई। तो आप जितना नीचे इन्वेस्टमेंट करें, जैसे यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, तो जितना हम नीचे इन्वेस्ट करेंगे हमें उसका क्या मिलेगा, फायदा मिल सकता है। तो ये टाइमिंग और पेशेंस आपने इन्वेस्ट कर दिया, देन पेशेंस रखिए, उस पैसे को कंपाउंडिंग होने दीजिए और कंपाउंडिंग समय के साथ होता रहेगा तो हमारी एक अच्छी खासी वेल्थ बन जाएगी। अगर टैक्सेशन की बात करें तो अगर 12 महीने से पहले आप पैसा निकाल लेते हैं, अगर आप 12 महीने से पहले पैसा निकाल लेते हैं तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किए होंगे, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया होगा। और यदि आपने 12 महीना और 12 महीने के बाद में आपने अगर पैसा निकाला है 12 महीने के बाद में, तो जो भी प्रॉफिट होगा उस पर 1.25 लाख रुपीज़ की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगी। और उसके बाद में ऊपर जो पैसा होगा उस पर आपको 12.5% का टैक्स लगेगा, ठीक है ना। हालांकि टैक्सेस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए 2 लाख का फायदा हुआ मेरे म्यूचुअल फंड के अंदर, टोटल 2 लाख का फायदा हुआ और मैं 1 साल के बाद पैसा निकालना चाहता हूँ, तो 1.75 लाख रुपीज़ इसमें से घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 25 घटाइए तो 0.75 यानी 75,000 रुपये पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 12.5% का, ठीक है। तो ये आपकी टैक्सेशन की गणना हो जाती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बेसिकली SIP वर्सेस लमसम क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या बेहतर रहता है, कौन सा फंड हो सकता है आप लोगों के लिए, तो आप इस हिसाब से आपके लिए ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा। आपको कोई भी डाउट रहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।